नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। ऑटोमेटेड कंटेनर टर्मिनलों की संख्या में चीन सबसे आगे। चीन में नाइट स्कूल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। खराब फसल के कारण ग्रीस में जैतून तेल की चोरी बढ़ रही है। अब समाचार विस्तार से। चीन के जल परिवहन ब्यूरो के उपनिदेशक यांग हुआशोंग के अनुसार चीन ऑटोमेटेड कंटेनर टर्मिनलों में सबसे आगे है। चीन का परिवहन मंत्रालय स्मार्ट पोर्ट के विकास और कंटेनर टर्मिनलों को ऑटोमेटिक बनाने पर खास जोर दे रहा है, जिससे चीन को जल परिवहन में अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके। डिजाइन, निर्माण, उपकरण निर्माण, सिस्टम एकीकरण और ऑपरेशन प्रबंधन में मुख्य टेक्नोलॉजियों में महारत हासिल करना एक महत्वपूर्ण फोकस है। इसके अलावा 2688 किलोमीटर लंबी यांगत्से नदी ट्रंक लाइन को कवर करने वाले इलेक्ट्रॉनिक जलमार्ग चार्ट लागू किए गए हैं और स्मार्ट जलमार्ग तेजी से विकसित हो रहे हैं। चीनी मंत्रालय का लक्ष्य है साल 2027 तक कई वर्ल्ड क्लास स्मार्ट पोर्ट और जलमार्ग स्थापित करना है, जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय नदी बंदरगाहों को और विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। चीन में खासकर दक्षिणी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड के कारण बर्फ के खेलों की लोकप्रियता में काफी तेजी आई है। इंडोर स्की ढलान जैसे कि शंघाई के पास थाईशांग में हाल ही में खोला गया काफी फल फूल रहा है। बर्फीले पूर्वोत्तर के प्रोफेशनल ट्रेनर जैसे हार्पिन के 28 वर्षीय ल्यू ईचुआन स्कीइंग के प्रति स्थानीय लोगों के उत्साह को देखते हुए दक्षिण की ओर आकर्षित हुए हैं। थाईशांग रिजॉर्ट, जो यांगत्से नदी डेल्टा में सबसे बड़ा इंडोर स्की ढलान है, बड़ी संख्या में पहली बार स्कीइंग करने वालों को आकर्षित कर रहा है, जिससे स्कीइंग ट्रेनर्स के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के शान शोई पहल ने पिछले 7 वर्षों के भीतर 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षतिग्रस्त परिदृश्यों को सफलतापूर्वक बहाल या संरक्षित किया है। दरअसल यह पहल परिदृश्यों को बहाल करने के लिए समर्पित एक कार्यक्रम है। साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में विश्व बहाली फ्लैगशिप के रूप में मान्यता प्राप्त इस पहल में पूरे चीन में पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से 75 बड़े पैमाने की परियोजनाएं शामिल हैं। छिंगाई तिब्बत पठार, पीली नदी बेसिन और यांगत्से नदी बेसिन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में विविधता और स्थिरता में चौंका देने वाला सुधार देखा गया है। साल 2025 में 14वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक और अधिक 20 लाख हेक्टेयर भूमि को बहाल किया जाएगा। इन दिनों चीन में व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग काम के बाद की गतिविधियों जैसे डांस, योग, हैंडीक्राफ्ट, क्रॉस टॉक, कॉमेडी आदि के लिए नाइट स्कूल कोर्सेज में तेजी से दाखिला ले रहे हैं। इंटरनेट पर नाइट स्कूल शब्द के सर्च में साल दर साल 980% की वृद्धि हुई है, जो इन क्लासेस की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। छात्रों को काम के बाद तनाव से राहत, आराम और शौक पूरा करने के अवसर मिल रहे हैं, साथ ही नई दोस्ती भी बन रही है। उचित ट्यूशन फीस और प्रोफेशनल टीचर्स की एक्सपर्टीज इस लोकप्रियता में योगदान दे रही है। जापान ने अपनी गिरती जन्म दर के जवाब में साल 2025 से 3 या 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना बनाई है। इस पहल का लक्ष्य जापान की कम होती जन्म दर को संबोधित करना है। जापान में एक बच्चे के पालन पोषण की लागत, जिसमें शिक्षा भी शामिल है, प्रति बच्चा $2 लाख से अधिक हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 4 में से केवल एक परिवार ही उस क्राइटेरिया को पूरा करता है। इटली के बोलोग्रा में गैरीसेंडा टावर, जो शहर के प्रसिद्ध 2 टावरों का हिस्सा है, ढहने के खतरे के कारण तत्काल रखरखाव के लिए बंद कर दिया गया है। गैरीसेंडा का ढहता आधार, जो वर्षों से पीसा की प्रसिद्ध झुकी मीनार से भी अधिक तीव्र कोण पर झुका हुआ है, गिरने की जोखिम को बढ़ा रहा है। इमारतों के नीचे की सड़कें बंद कर दी गई हैं। मरम्मत की लागत $2 करोड़ से अधिक है और इसमें 1 दशक का समय लगेगा। ग्रीस के मैसेनिया में ऑलिव यानी जैतून के किसानों को चरम मौसम की मार झेलने के कारण तेल चोरी में बढ़ोतरी होने का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उत्पादन कम होने और कीमतें बढ़ने का अनुमान है। यह क्षेत्र, जो अपने कलामाता जैतून के लिए जाना जाता है, आमतौर पर पारंपरिक फसल के मौसम का अनुभव करता है। स्थानीय किसान अपने खेतों की सुरक्षा और चोरी को रोकने के लिए उपाय कर रहे हैं। जैतून के तेल की कीमतें वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। स्पेन के सूखे ने दुनिया की आधी जैतून तेल की सप्लाई को प्रभावित किया है और 26 साल के उच्चतम मूल्य में योगदान दिया है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी।
इन दिनों पूरे चीन में सर्दियां अपने चरम पर है और लोग सर्दियों की थीम वाली गतिविधियों और खेलों का आनंद ले रहे हैं। दरअसल उन्हें ऐसा करके सर्द मौसम का आनंद लेने और चीनी नववर्ष का जश्न मनाने का विशेष अनुभव मिलता है। पूर्वोत्तर चीन के हेलोंगचांग प्रांत के हार्पिन में दुनिया के सबसे बड़ा आइस एंड स्नो फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। नियोन लाइट से रोशन बर्फ की मूर्तियां दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। 8,10,000 वर्ग मीटर में फैले इस पार्क में 1.5 लाख क्यूबिक मीटर बर्फ और स्नो से बेहद खूबसूरत महल, मूर्तियां और कई अन्य कलाकृतियां बनाई गई हैं। इन दोनों पूर्वोत्तर चीन के हार्पिन शहर के 40वें आइस एंड स्नो फेस्टिवल की गूंज पूरी दुनिया में है। ऐसा कहा जाता है कि चीन में रहकर अगर बर्फ का मजा लेना हो तो हार्पिन से बढ़िया जगह कोई और नहीं हो सकती। यहाँ ठंड के मौसम में पूरे शहर को खास तौर पर बर्फ से तैयार किया जाता है, जिसे देखने के लिए कोने कोने से लोग जुटते हैं। ये जगह वाकई विशाल और मनमोहक है और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि मूर्तियां दुनिया भर के कारीगरों का कौशल दिखाती हैं, जिसे देखने सर्दियों में लोगों की अथाह भीड़ उमड़ती है। सर्दियों में बड़ी संख्या में पर्यटक आइस सिटी के नाम से मशहूर हार्पिन शहर इस फेस्टिवल को देखने के लिए पहुंचते हैं। बर्फ से बने महलों पर रात को 3D लाइट शो के जरिए खूबसूरत रोशनी बिखेरी जाती है, इसलिए दिन की अपेक्षा रात में इस फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। सर्दियों के दिनों में यहाँ का तापमान -35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे बर्फ की बनी ये कलाकृतियां लंबे समय तक अपनी जगह पर टिकी रहती हैं। मूर्तियों के अंदर रंग बिरंगी लाइटें भी लगाई जाती हैं, जो नज़ारों को रंगों से भर देता है। ऐसा लगता है कि मानो किसी फिल्म का सेट लगा हो। इतना ही नहीं, विंटर गेम्स में रुचि रखने वाले लोग यहाँ आइस स्केटिंग से लेकर एड्रेनालाइन पंपिंग, स्नो ट्यूबिंग तक विभिन्न शीतकालीन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। यहाँ बड़ों के साथ बच्चों के खेलने के लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं। पूर्वोत्तर चीन के हेलोंगचांग प्रांत की राजधानी हार्पिन में वैसे तो कई ऐसी चीजें हैं जो किसी भी सैलानी को आकर्षक लगेंगी, लेकिन मुझे बर्फ से बने लालटेन देखना सबसे अच्छा लगा, क्योंकि लालटेन बनाने की कला काफी लुभावनी है और उस पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे बनाने में कई दिन लगे होंगे। रात को नक्काशीदार लालटेन में रोशन होता नजारा देखते ही बनता है। रंग बिरंगी छटा बिखेरते ये लालटेन किसी परिलोक से कम नहीं लगते। इन चमकदार उत्कृष्ट कृतियों को गढ़ने में दिखाई गई सरलता ने एक अमिट छाप छोड़ी। सर्दियों में बर्फ से बनी मूर्तियां और जगमगाती रोशनी से पूरा शहर चमक उठता है और ये आंखों को काफी सुकून देता है। हार्पिन के आइस रिंक में स्केटिंग करने का अनुभव बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने पंख लगा दिए हों और आप आसमान में उड़ रहे हों। इसके अलावा रोमांचकारी ढलानों पर बर्फ की ट्यूबिंग करने का मजा ही कुछ और है। बर्फ के अलावा हार्पिन का स्ट्रीट फूड भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म भुना हुआ ग्रिल्ड खाना और लजीज हॉटपॉट कमकमाती ठंड में एकदम राहत देता है। हार्पिन के स्ट्रीट फूड की खास बात है कि यहाँ खाना खड़े मसालों में तैयार किया जाता है, जिससे स्वाद दोगुना बढ़ जाता है और खाने की ताजगी पर खासा जोर दिया जाता है। हार्पिन ने कला, खाना, संस्कृति और शीतकालीन उत्सवों के अपने अनूठे मिश्रण के साथ वास्तव में सर्दियों के जादू को अपने अंदर समाहित कर लिया है। आंकड़ों की माने तो इस साल हार्पिन के 40वें बर्फ महोत्सव में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग शिरकत कर चुके हैं। आइस स्कल्पचर पार्क की भव्यता से लेकर शीतकालीन गतिविधियों के रोमांच और आकर्षक आइस लैंटेन शो तक हार्पिन के 40वें आइस एंड स्नो फेस्टिवल में कला, संस्कृति और शीतकालीन उत्सव का एक अनूठा मिश्रण पेश किया जा रहा है। हार्पिन हेलोंगचांग प्रांत का सबसे बड़ा शहर भी है, जहां लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। लोगों की आबादी के हिसाब से यह चीन का 8वां सबसे बड़ा शहर है। हार्पिन चीनी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह जगह जहां मछलियों को पकड़ने वाला जाल सुखाया जाता है। आपको बता दें कि हार्पिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल की शुरुआत साल 1985 में हुई थी। यह जापान के सापोरा स्नो फेस्टिवल, कनाडा के क्यूबेक विंटर कार्निवल और नॉर्वे के होल्मेनकोल्लेन स्की फेस्टिवल के साथ साथ दुनिया के 4 सबसे बड़े आइस और स्नो फेस्टिवल में से एक है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।